अब बारी है हमारे ख़ास मेहमान से आपको रूबरू कराने की, तो ज़्यादा देरी नहीं करती हूँ और उनके बारे में बता दूँ कि ये बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड नालंदा डेयरी के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रमोद कुमार सिन्हा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में बेहद ख़ास मेहमान को हम चाहते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों से, चूँकि आप पटना के बासिंदा हैं, पटना में आपका जन्म हुआ और साथ ही साथ फिर प्रयागराज में आप भी गए और शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तो कुछ बातें जो आपसे जुड़ी हुई जानना चाहेंगे। मैडम, मैं तो पटना में पैदा लिया हूँ और पढ़ाई की कुछ चीज़ें तो मैं पटना से ही किया हूँ और फिर मैं जिस विशेषज्ञता जिसमें हासिल किया है मैं वो डेयरी का क्षेत्र है और मैंने वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से MSc डेयरी टेक्नोलॉजी किया है। उसके बाद फिर हमने अपना शिक्षा को वहीं पे स्थगित रख करके मैं इंडस्ट्री में फिर ज्वाइन कर लिया। और जो पारिवारिक परिवेश की बात करें, आपके माता पिता, आपके बचपन की बात करें, तो किस तरीके का रहा आपका बचपन? हमारे पिताजी सर्विस में थे और वो मतलब कि वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट में थे। बहुत दिनों तक तो वो नेपाल के क्षेत्रों में भी काम करते थे। मैं उसमें मेरे स्कूलिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं दूसरे जगह रह के पढ़ता था क्योंकि उस समय डेवलपमेंट उस स्टेज पे नहीं था कि हर जगह बच्चे अच्छे से रह सकें। तो मैं उस परिस्थिति में अपने हॉस्टल में रह के शुरू से ही पढ़ाई लिखाई किया और मैं फिर उसी क्रम में फादर नेपाल में रहते थे और मैं पटना बिहार में सब पढ़ाई कर रहा था। जी जी, तो ये जो इंडस्ट्री में आपके आने का ये जो संयोग हुआ, काफ़ी अर्ली एज में आप आए, तो ये संयोग किस तरीके से बना? मैडम, ऐसा था क्या था कि फादर तो सर्विस कर ही रहे थे और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था। मैं सब इलाहाबाद से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि मैं वहाँ से जब वो विज्ञापन आई थी तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं उसमें शामिल हूँ, देखता हूँ मुझे होता है या नहीं होता है। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं इलाहाबाद से ही अपना कैरियर को स्टार्ट किया और इलाहाबाद की कोऑपरेटिव डेयरी जो इंडिया के ओल्डेस्ट कोऑपरेटिव डेयरी है उस डेयरी में मैंने अपना योगदान दिया और वहाँ पे लगभग 4.5 साल काम करने के बाद मैं फिर बिहार फेडरेशन में ज्वाइन किया। बिल्कुल। और ये जो फेडरेशन है ये आने वाले जो डिमांड्स हैं उसको किस तरीके से फुलफ़िल करेगी इस विषय में बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पहलू हैं उससे शुरू करते हैं कि ये जो दूध जिसे माना जाता है कि पूरी तरीके से भरपूर रहता है प्रोटीन के साथ और ये सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। काफ़ी साल पहले की अगर बात करें तो देसी गाय और फिर ये जो जर्सी हमारी है उस गाय में अगर बात करें तो देसी गाय का ही दूध बच्चों को भी पिलाया जाता था और बड़े भी। तो क्या कुछ अंतर आप बता सकते हैं? मैडम, ऐसा है कि मिल्क को आज के परिवेश में कंप्लीट फूड माना जाता है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जन्म से बच्चों को 1 साल तक मतलब माता का मिल्क को ही देना श्रेष्ठकर माना गया है। मिल्क जिसमें हम स्टार्ट में देते हैं, स्टार्टिंग के क्रम में जब देते हैं तो फिर बच्चों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे ही हम उसे मिल्क से छोड़ करके, मिल्क को हटाकर दूसरा विकल्प डालते हैं तो फिर उसको पानी और इसको बहुत तरह के विटामिन मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसका मतलब यह है कि बच्चे को यदि हम दूध पिलाते रहते हैं और माँ का दूध पिलाते हैं तो सबसे सर्वोत्तम आहार है। बच्चों को सभी विटामिन, सभी मिनरल, सभी प्रोटीन, फैट जो भी ज़रूरत है बच्चों को वो उसके हिसाब से मिल जाता है। रही बात कि आज के परिवेश में क्या है कि पहले और आज में फ़र्क है। पहले इस समय जब हम जब छोटे थे या फिर आप अर्ली स्टेज की बात करें, जब आज़ादी के बाद इंडिया में दूध का उत्पादन बहुत कम होता था पॉपुलेशन के हिसाब से और हमको लगता है कि 1951 में 17 मिलियन टन यहाँ पे उत्पादन था दूध का, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास दूध की उपलब्धता बहुत कम थी, ठीक है। हम लोग पास एक समस्या थी कि जो हमारे पास जो पॉपुलेशन था उसको कैसे फीडिंग किया जाएगा, ठीक है। सरकार के द्वारा स्कीम बनाया गया कि कैसे डेयरी का डेवलपमेंट हो, मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, ठीक है। उसके लिए क्या किया है कि ब्रीडिंग प्रोग्राम को चलाया गया। ब्रीडिंग प्रोग्राम मतलब कि जो विदेशी नस्ल की गायें थी और जो हमारे पास विदेशी नस्ल के जो बुल थे उसको जो देसी गाय थी उसके साथ क्रॉस कराया गया, ठीक है। तो हर 6ठा 7वां जो क्रॉस के बाद जो बच्चा आता है वो 100% वो विदेशी नस्ल का हो जाता है, ठीक है। उसमें जो गुण होता है वो विदेशी नस्ल का हो जाता है। मतलब कि जो हमारा 10 लीटर देने वाली जो गाय है वो 20 लीटर 25 लीटर इस टाइप का दूध देने लगी, ठीक है। सीधा प्रोडक्शन इतने बढ़ने लगती है जी। तो मतलब क्या होता है कि ये हम ये कह रहे हैं कि देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि हम 1951 की बात करें और आज 2021 है,
ठीक है, 21 की बात करें जो हमारे पास सेंसस का रिपोर्ट है, तो हमारा जो प्रोडक्शन था 19 ये मिलियन टन था, ठीक है। और आज की स्थिति में 2021 का जो डाटा है वो है 2210 अप्रोक्सीमेट मिलियन टन्स दूध का उत्पादन होता है। और आज की स्थिति में वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया है, ठीक है। तो क्वांटिटी के मामले में प्रोडक्शन जी प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब कि इसके बाद सबसे पहले यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो उसके बाद फिर इंडिया का स्थान आ गया और आज की स्थिति में कंटिन्यूअस ग्रोथ है। एक बात भी है कि निश्चित रूप से हमारे कंट्री में जो बोवाइन एनिमल्स है, मतलब कि जो मिल्च एनिमल्स है या दुधारू पशुओं की संख्या भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्टिविटी आज भी कम है, आज भी इस पर बहुत सारा काम हो रहा है कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, कैसे दूध का उत्पादन को बढ़ाया जाए। अब रही बात कि हमें कौन सा दूध प्रेफर करते हैं, आज की स्थिति में क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में A2 और A1 मिल्क का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो A2 A1 के बारे में भी जानूंगी, लेकिन उससे पहले जो भी आपने बातें कही कि किस तरीके से विदेशी नस्ल के जो पशु हैं और उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, जैसे यहाँ की जो है वो 10 अगर है तो वो 25 के लमसम में है जी। ऐसे में एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, गिर गाय जो कहा जाता है कि माँ के दूध के बाद अगर गिर गाय के दूध की बात करें तो वो इक्विवेलेंट है बिल्कुल वैसा और उसी तरीके की मतलब प्रोटीन से बिल्कुल भरपूर रहता है। और लेकिन क्या ये चीज़ें मुमकिन हैं आज की तारीख में? मैडम क्या है कि ह्यूमन मिल्क का जो कंपोजिशन है और जो कोई भी काउ मिल्क का जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसमें फ़र्क ये है कि जो एनिमल काउ है उस काउ में क्या होता है कि प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। हमें हमारे बच्चों को प्रोटीन का परसेंटेज कम चाहिए, ठीक है। तो वैसे स्थिति में 10 गुना ज़्यादा प्रोटीन है, मतलब कि हम ऐसे ह्यूमन मिल्क में 9 ग्राम प्रोटीन होता है एवरेज, तो इसमें होता है 120 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। 9 and 120, यस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। यदि किसी को अब गिर गाय की बात करें, चूँकि गिर गाय में क्या होता है कि वो A2 मिल्क होता है, ठीक है, इजीली डाइजेस्टेबल है। दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन मिल्क से यदि कंपेयर करेंगे तो वो एनिमल में जो स्पीसीज की बात करेंगे तो आपका हॉर्स और डंकी इक्विवेलेंट है, उसका मिल्क जो इक्विवेलेंट है। काऊ का मिल्क में वेरिएशन है, मतलब कि उसमें ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात है कि जैसे ह्यूमन मिल्क में होता है कि लैक्टोज परसेंटेज ज़्यादा होता है, वो पीने में नेचुरली मीठा होता है, ठीक है, उसमें 7% लैक्टोज परसेंटेज होता है, काऊ में कम होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, आज की स्थिति में आप जितने भी हमारे पास अवेलेबल क्या होते हैं, बफलो मिल्क होता है या काऊ मिल्क होता है, तो कंपैरेटिवली काऊ मिल्क मतलब कि इक्विवेलेंट टू ह्यूमन मिल्क है, लेकिन उसमें कुछ वाटर एडिशन करने की ज़रूरत होती है। अच्छा ठीक है, ये तो दूध की जो क्वालिटी है आपने डिफ्रेंशिएट किया कि किस तरीके से ये डिफरेंस है इन सब के बीच में। पहले और अब के परिप्रेक्ष्य में आप भी शायद देखते होंगे कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना वो एक उम्र के बाद दूध पीने से वो बिल्कुल इनकार करते हैं कि उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, वो नहीं पीना चाहते हैं। तो ये क्या कोई कारण है इसका? आप मैडम ऐसा है कि बहुत लोगों को तो शरीर के बनावट में ऐसा होता है कि लैक्टोज का टॉलरेंस उसके पास कम होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कभी कभी तो उनको हम लैक्टोज फ्री मिल्क देना पड़ता है वैसे स्थिति में। और हर एक ह्यूमन बीइंग को मिल्क आवश्यक है। 240 ग्राम दूध हर एक आदमी को पीना ही चाहिए, कम से कम जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसे फुलफिल करने के लिए। तो वैसे स्थिति में इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है, लोगों को कन्वे करने की ज़रूरत है, बच्चों को बार बार समझाने की ज़रूरत है, मतलब कि बच्चों को दूध पीना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न्यूट्रिएंट एक जगह किसी भी प्रोडक्ट में है नहीं, किसी भी प्रोडक्ट में है नहीं। अभी जो प्लांट की बात है, जहाँ पर ये जो हमारा बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है और इसकी कुछ जो पहलू है उसके बारे में जानना चाहूँगी। चूँकि ऐसे है कि हम बर्तनों में दूध ले लिया, लेकिन एक जो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक को कहीं ना कहीं बैन किया जाता है, बट इसकी क्वालिटी रिच होती है, वो टेट्रा पैक में आती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप इसमें? मैडम मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला क्या है कि जो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ये कोऑपरेटिव संस्था है, ठीक है। और बिहार में जो इंडिया में जो दूध का जो प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है ना, उसके पीछे कोऑपरेटिव मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है।
हम कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े कोऑपरेटिव इंडिया में ही है, ठीक है। वैसे कंडीशन में क्या था कि जो हम अमूल पद्धति पे काम करते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया में, ठीक है, उसके तहत क्या था कि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास फार्मर्स है उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी, जो विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको DCS बोलते हैं, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कोऑपरेटिव का एक संघ होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट यूनियन, ठीक है, दुग्ध संघ जिसको बोलते हैं। और स्टेट लेवल पे एक होता है फेडरेशन, जितने भी दुग्ध संघ होते हैं उन सबों को मिलाकर के एक फेडरेशन बनाया जाता है। तो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन बिहार की कोऑपरेटिव संस्था है, ठीक है। आज की स्थिति में ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड है और ये भारत सरकार का जो कोऑपरेटिव है उसके तहत ये चलता है, ठीक है। अब रही बात कि गाँव, वैसे लोग मेंबर हो सकते हैं। कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल क्या होता है मैडम? कोऑपरेटिव होता है ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। वो किसानों का संस्था है, किसानों के समूह का समायोजन करके इसकी कोऑपरेटिव बनाई जाती है और उसका मैनेजमेंट भी किसानों के हाथ में होता है। मतलब इसमें कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं होता कि हाँ इसके प्रॉफिट कमाना इसका मेन मोटो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का संस्था से ही हम आज की स्थिति में इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कंडीशन यूरोपियन कंट्री की कंडीशन से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास इतने फार्मर्स वैसे नहीं हैं कि जिनके पास बहुत सारे मवेशी रख करके दूध का उत्पादन करते हैं। हमारे पास क्या होता है, किसी के पास 1 गाय है, किसी के पास 2 गाय है, 4 गाय है, बहुत ज़्यादा गाँव को रख करके फार्म के रूप में यहाँ पे गाय को पालने का व्यवस्था नहीं है हमारे पास है, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है। तो वैसे स्थिति में कोऑपरेटिव के माध्यम से मैं ग्रो किए हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी एक खेती की प्रणाली जो बदली है, एक पारंपरिक खेती, ट्रेडिशनल ये फार्मरिंग है, और एक है समेकित खेती। तो समेकित खेती में जैसे अपनी खेती के साथ ही साथ आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या पशुपालन। तो ऐसे में ये किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो किसान हैं अभी जो दर्शक के तौर पे वो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास उतनी सुविधाएं हैं पर ये समझ में नहीं आता कि आखिर हम जुड़े कैसे और अपनी इस आय को बढ़ाएं कैसे, क्योंकि हर किसी को अपना प्रॉफिट चाहिए होता है। तो किस तरीके से इसके साथ जुड़ सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। मैडम ऐसे है कि बिहार के बहुत सारे गाँव में जो किसान हैं वो खेती तो करते ही करते हैं, गाय का भी पालन करते हैं, मुर्गी का पालन करते हैं। अभी रिसेंटली देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिल्क यूनियन बरौनी, जिसको बरौनी डेयरी भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि एक पायलट प्रोजेक्ट काम चल रहा है। उसमें क्या है कि वैसे किसान जिनके पास यदि 4 एकड़ ज़मीन है, तो एक जस्ट कैलकुलेशन किया हुआ है कि यदि 4 एकड़ ज़मीन है, यदि वो 20 मवेशी रखते हैं, यदि वो गोट का फार्म चलाते हैं, मछली का फार्म चलाते हैं, मुर्गी का फार्म चलाते हैं, तो क्या होता है जितना भी उनका वेस्ट होता है, ठीक है, उस वेस्ट से वो ये गोबर गैस प्लांट भी चलाएंगे, ठीक है। उनके पूरे घर का जितना भी रिक्वायरमेंट होगा गैस का वो सारा पूरा करेगा, लाइट का पूरा करेगा। उसके बाद जो उनके पास स्लरी बचेगा, मतलब क्या होता है गोबर गैस प्लांट में वो गोबर को डालने के बाद पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद जो बच जाता है पानी का पार्ट, उसको भी डेयरी खरीद लेती है 1 रुपये लीटर, ठीक है। उस जो स्लरी को भी हम मतलब ट्रीटमेंट करके और उसका भी हम बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, ठीक है ना। वो बायो फर्टिलाइजर भी डेयरी खरीद लेगी या फार्मर्स को बेच सकते हैं। वो आपका एक तरह से कहे कि वो बायो फर्टिलाइजर होगा और आपका ऑर्गेनिक खेती हो सकता है। तो इस पूरा व्यवस्था को करने में और उसको जो कह सकते हैं कि आदमी ये व्यवस्था करने के बाद उसको बचेगा क्या, उसको सर 6.5 लाख रुपये का आमदनी हो सकता है साल भर में। तो मतलब कि जो गांव लेवल पे हैं, गांव पे रोजगार करना चाहते हैं, जो उनकी व्यवस्था है, यदि उनके पास इतना ज़मीन है तो इतना वो कमा सकते हैं। हाँ ठीक है, प्रोरेटा में जब उसको कम करने की बात करें, जैसे तो मैंने बताया 20 गाय 4 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, यदि उनके हिसाब से यदि उनके पास कम ज़मीन हो, कम गाय है, तो उनको भी उसी कंपैरेटिव में उनका भी इनकम जनरेट हो सकता है। अभी जैसे आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्लॉट है 4 एकड़ में, तो सिर्फ डेयरी के पर्पस से ही नहीं, बाकी दूसरे भी जैसे खाद के पर्पस से भी उनके जो वेस्टेज होते हैं गोबर वो ना होंगे और साथ ही साथ बहुत ही उपयोगी होगा, उससे भी आय बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ जो ऐसे किसान हैं जिनके पास न ज़्यादा ज़मीन है ना ही बहुत ज़्यादा पशु हैं, तो ऐसे में वैसे लोग, क्योंकि सबसे पहले तो मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि कैसे जुड़े वहाँ से,
कौन सी कड़ी है जो हमें उस रास्ते ले जा सकती है जहाँ हम जाना चाहते हैं, तो इसके विषय में आप बताएं। मैडम क्या है कि यहाँ पे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बरौनी डेयरी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिल्क यूनियन के अंतर्गत काम करती है। और इसमें क्या है कि उसमें वो समेकित कृषि का काम चल रहा है, अभी पायलट प्रोजेक्ट रूप में ही चल रहा है। और वो आसपास से जो ज़िले हैं, खास करके बेगूसराय खगड़िया ज़िले में, वो वहाँ के किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरी एक खास विंग है जो माननीय प्रबंध निदेशक दुग्ध संघ के संरक्षण में वो काम हो रहा है। और किसी भी किसान बंधु यदि वो चाहते हैं कि वो इस प्रकार का खेती और पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन, वह लाइव सब कुछ है, वहाँ पे देख करके उसका लागत खर्च, उसका प्रॉफिटेबिलिटी, वो सभी कुछ के बारे में वहाँ जान सकते हैं। और वहाँ पे टेक्निकल जो हाउ है वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, वो ग्राउंड लेवल पे भी उनको हेल्प करेंगे, कैसे उनको अपने गांव में इसको इस्टेब्लिश करना है, कैसे उन्का जो अवशेष बचेगा उसको कैसे डेयरी खरीद लेगी, ताकि उनके पास वेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। कोई चीज़ नहीं, मतलब वो उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। प्रशिक्षित भी करते हैं, जी जी जी। तो एक चीज़ और है कि ये तो आपने बताया, तो इसके लिए क्या कोई कैंपेन या फिर बहुत बार होता है ना कि हमें किसी चीज़ को बताना है, लोगों को जागरूक करना है कि आप इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि रोज़ी रोज़गार के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय बन सकता है। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं कि हमने किसी कंपनी को ज्वाइन किया वहीं पर करें, ये हमारा खुद का व्यवसाय हो सकता है ऐसी बात में, और अपने घर पर रह करके आमदनी पा सकते हैं और एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। तो इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कुछ होता है? तो मैडम क्या है कि वहाँ पे जो बरौनी दुग्ध संघ के द्वारा ये सब जागरूकता का काम चल रहा है। क्योंकि हमारे क्या है कि हर एक गांव में समितियाँ चल रही है उस 2-3 जिलों में, ठीक है, जो उसके कंट्रोल में भी है। और चूंकि हम किसी डेयरी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी किसान हो, चाहे डेयरी को दूध देता हो या ना देता हो, अल्टीमेट उसका जो भरण पोषण के लिए एक जरिया है, तो उसमें हम उसको सहायता करते हैं। और हमारी टीम है वहाँ पे जो इस कामों को देख रही है। क्योंकि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, अभी 6 महीना या 7 महीना हुआ है। माननीय गिरिराज सिंह साहब के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, क्योंकि मैं भी वहाँ पे था, उन चीज़ों को देख रहा था। और माननीय राज्य के उप मुख्यमंत्री साहब भी वहाँ पे थे, वो भी देखे और काफ़ी मतलब कि हौसला लोगों का बढ़ाया कि ये काम बहुत अच्छा है, रियल में ग्राउंड लेवल पे ये वर्क हो रहा है किसानों के लिए। तो कोई भी किसान यदि उसमें इच्छुक है उस प्रकार का प्रोग्राम को, तो एक बार वो भ्रमण करें और वहाँ पे प्रबंध निदेशक से संपर्क स्थापित करें, वहाँ पे आपको इस सब चीज़ों की मदद मिलेगी। मुझे लगता है हमारे दर्शकों में जो इच्छुक हैं वो ज़रूर इस कार्यक्रम को अगर देख रहे होंगे तो उन्हें ये जानकारी ज़रूर मिली होगी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। दूसरी बात, सरकार की बात करें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात करें, तो किस तरीके से वो अपनी सहायता मुहैया कराते हैं योजनाओं के माध्यम से? कुछ योजनाओं के बारे में जानना चाहूँगी। प्रिया जी, अभी क्या है कि बिहार सरकार के द्वारा डेयरी डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है, ये वर्षों से किया जा रहा था। वर्तमान समय में सरकार की एक योजना है समग्र गव्य विकास योजना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो पशुधन खरीदने के लिए, ठीक है, आज की स्थिति में हमारे पास तो दूसरे कंट्रियों से अंतर है, हमारे पास लोगों के पास पैसे नहीं है, उनको रोजगार उपलब्ध कराना ग्रामीण स्तर पे। तो सरकार ने क्या किया कि 2 गाय का एक प्रोजेक्ट है और ये 4 गाय का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 2 गाय के लिए 1,60,000 रुपये और 4 गाय के लिए 3,80,400 रुपया हम उपलब्ध कराते हैं। उसमें क्या होता है कि लोन दे दिया जाता है, ठीक है। और गाय का कॉस्ट जो होगा, 4 गाय मीन्स क्या है कि वो एक गाय 60,000 रुपये तक का खरीद सकते हैं, ठीक है। गाय के साथ क्या होगा, गाय जब खरीदेंगे तो उसको शेड बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें जो लोन का जो अमाउंट है वो उसमें वो भी सम्मिलित है, ठीक है। तो गाय का कॉस्ट भी सम्मिलित है, उसका जो घोड़े का ये गाय का जो ये गौशाला बनेगा उसके लिए भी उसका कॉस्ट सम्मिलित है। प्लस उसमें क्या होता है कि सब्सिडी का प्रोविजन है, ठीक है। जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 50% सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है। और जो अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 75% लोन का प्रोविजन है, ठीक है। तो एक स्कीम ये हो गया। दूसरा स्कीम है कि वैसे किसान जो गाय रखने के लिए रखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या जो गाय का पशुपालन ऑलरेडी गाय और अन्य पशुओं का पशुपालन कर रहे हैं, उनको भी कैसे रखरखाव करना है, तो उसके लिए भी सरकार एक 5 दिवसीय कार्यक्रम है, ट्रेनिंग कार्यक्रम है, ठीक है। उसमें कोई भी किसान
उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, या तो वो इच्छा रखता हो या तो गाय का या भैंस का या किसी भी मवेशी का पालन करना चाहता हो, तो उसके लिए वो किसी भी जिले में जिला गौ विकास कार्यालय या जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकता है, उसको इसमें सहायता मिलेगी। या जीविका का जो कार्यालय जो हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है वहाँ भी संपर्क कर सकता है, ठीक है। या कॉम्फेड के किसी भी इकाई में संपर्क कर सकता है, किसी भी समिति में संपर्क कर सकता है, वहाँ पे भी हमारे फील्ड के जो लोग होते हैं वो भी उसमें सहायता प्रदान करते हैं। जी, अभी जो प्लांट, इसके साथ ही अब चलते हैं प्लांट की तरफ की। वहाँ पर मैंने टेट्रा पैक की बात की, तो किन किन पहलुओं पे ध्यान दिया जाता है ताकि उसकी पैकिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि ये कस्टमर्स के पास जाता है और हम बड़े विश्वास के साथ उसे लेते हैं कि इसका जब उपयोग करेंगे तो हमें वो चीज़ें मिलेंगी जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रिया जी, ऐसा है कि यूएसटी मिल्क मतलब होता है अल्ट्रा हाइड्रेटेड मिल्क, ठीक है। इसमें दूध को हम स्टेलाइज करते हैं, ठीक है। सामान्यतया जो दूध होता है उसमें धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में आने के बाद, मतलब ऐसे तो नेचर के द्वारा वो स्टेलाइज मिल्क होता है, अडर के बाद से जैसे ही निकलता है तो बैक्टीरिया उसमें एक्टिव हो जाती है और धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बैक्टीरियल काउंट बढ़ने लगता है, ठीक है। हम लोग जो यूएसटी मिल्क के लिए जो बात कर रहे हैं उसमें हम दूध को हीट करते हैं, मतलब स्टेलाइज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट से जीरो बैक्टीरिया बना देते हैं, ठीक है। और उस जीरो बैक्टीरिया मिल्क को फिर हम एसेप्टिक कंडीशन में पैकिंग करते हैं। एसेप्टिक कंडीशन मतलब कि कोई भी बाहर से बैक्टीरिया उसमें प्रवेश ना करे, ठीक है। मशीन का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जिसमें बैक्टीरिया प्रवेश नहीं करे, जो पैकेजिंग मटेरियल ऐसा हो कि उसमें वो बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर सके, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का, जो खास करके मिल्क की बात हम करते हैं, मिल्क का हो या बिवरेजेस की बात करते हो या जूस की बात करते हैं, तो वैसे स्थिति में वैसा पैकिंग मटेरियल होता है जो मल्टी लेयर लेमिनेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टी लेयर लेमिनेट्स में क्या क्या होता है, उसमें एल्युमिनियम फॉयल होता है, उसमें क्राफ्ट पेपर होता है, उसमें पॉलीथिलीन होता है, और ये 6 लेयर का पॉलीथीन लेयर का ये जो लेमिनेट्स होता है उसका मेन काम होता है ऑक्सीजन बैरियर का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं होने देता है, ठीक है। और जो पॉलीथीन होता है वो प्रॉपर बाइंडिंग करता है, मतलब इस टाइप से जो जोड़ के रखना। और जो एल्युमिनियम का जो फॉयल होता है वो भी ऑक्सीजन बैरियर काम करता है। क्राफ्ट पेपर जो होता है उसमें मतलब कि उसको स्टेबल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, कि फिर पाउडर जो पैकेट होता है वो खड़ा रह सके, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो उसका पैकेजिंग मटेरियल होता है, ठीक है। और वो जब एक बार स्टेलाइज कर दिया जाता है, एसेप्टिक कंडीशन में उसको पैक कर दिया जाता है, तो वो उसका सेल्फ लाइफ 6 महीना तक हम डिक्लेयर करते हैं कि वो उसका सेल्फ लाइफ अच्छा रहेगा। मतलब एक बार पैकेजिंग के बाद वो 6 मंथ तक बिल्कुल प्योर रहता है। हाँ, लेकिन उसके लिए मैडम क्या होता है कि उसका जो रिक्वायरमेंट्स है, कुछ मिल्क का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। कोई भी मिल्क को हम यूएसटी में पैक नहीं कर सकते हैं, ओके, ठीक है। जो जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट हो, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि गाँव में जो दूध आता है उसको भी हाइजीनिकली क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जहाँ पे बढ़िया तरीके से होता है दूध का, वहाँ पे उस दूध को 24 आवर के अंदर हम पैकिंग कर लेते हैं। मिल्किंग से लेके पैकिंग तक, यूएसटी पैकिंग तक 24 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो उसमें बहुत सारे स्पोर्स ऐसे होंगे जो हाई हीट रेसिस्टेंस होते हैं, वो हीट करने के बाद भी वो रेसिस्ट करते हैं, वो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि वो जो हम बैक्टीरियल काउंट कम से कम हो, मतलब हम वैसे गाँव में ट्रेनिंग देते हैं क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का। हम दूध की कैसे क्लीन मिल्क कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो हम जानवरों से बात कर चुके, दूध तो जानवर से आएगा, जो मिल्किंग करने वाला उसकी बात भी करेंगे, जो उसका हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। गाय जिस जगह जिसको दूहना होगा उसका अडर की सफाई करेंगे, ठीक है ना। सफाई करने के बाद हम जो यूटेंसिल्स जिसमें हम मिल्किंग करेंगे वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और उसके फिर उसमें मिल्किंग करते हैं, ठीक है। मिल्क करने के बाद फिर उसको ठंडा करके हम डेयरी की ओर भेजते हैं। प्लस उसमें एक क्वालिटी होना चाहिए, वो अल्कोहल 72% नेगेटिव टेस्ट में आना चाहिए, मतलब उसके बाद टेस्टिंग भी होती है जी मैडम। उसमें क्या होता है कि अल्कोहल 72% मतलब क्या होता है कि हीट स्टेबिलिटी का टेस्ट करते हैं, क्या वो दूध जो है 140 डिग्री पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि नॉर्मल मिल्क में कोई को होता है कि वो आपका 140 डिग्री पे सस्टेन नहीं करेगा, पहले ही फट जाएगा, ठीक है। तो वैसे स्थिति में उसका दूध की स्टेबिलिटी हम अल्कोहल से करते हैं, और अल्कोहल टेस्ट यदि वो पास कर जाता है 72%, मतलब कि वो दूध फिट है यूएसटी के लिए, ठीक है। वैसे दूध को हम सेग्रीगेट करके ही यूएसटी मिल्क के लिए पैकिंग करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है और ये 100% सेफ है किसी भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। A1 और A2 की आपने बात की, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया A1 और A2 जो देसीले जो गाय होते हैं उनके मिल्क के बारे में बात की। A2 क्या है, A1 क्या है? A1 क्या है, मतलब ऐसा है कि जो
मिल्क जो है, मिल्क में प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड्स होता है, फैट्स होता है, ये सभी कुछ होते हैं। अब है क्या कि A1 मिल्क और A2 मिल्क में एक जो अभी जो डिफ्रेंशिएट जो किया गया है, ठीक है, उसमें कुछ सर्टेन एमिनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है। वो एमिनो एसिड जो है वो A2 मिल्क में पाया जाता है। अच्छा। ठीक है, तो अब ये है कि अभी जो किस में कौन सा A2 मिल्क है, तो अभी तक इंडियन में जो देसी गाय जो बोलते हैं ना, पहले भी हमारी परंपरा रही है कि देसी गाय को प्रेफर करते थे। उसका टेस्ट वाइज भी, उसका फैट कंटेंट भी, उसका टोटल सॉलिड भी देसी गाय में ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा दूध देगी उसका फैट कंटेंट जो TS और टोटल सॉलिड होगा उतना कम होगा, जितना कम दूध देगी उसका टेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है कि जो देसी गाय है और खासकर गिर गाय को प्रेफर करते हैं। गिर गाय क्या होता है कि इंडियन जो देसी गाय है उसमें हाई इल्ड एनिमल है, वो इंडियन ब्रीड्स में भी वो हाई इल्ड एनिमल्स है, उसका दूध ज़्यादा होता है और वो A2 मिल्क के श्रेणी में आता है क्योंकि उसमें भी वो एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, जितनी भी फॉरेन के ब्रीडें हैं जैसे जर्सी है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, ये सभी कुछ में आपका A1 मिल्क है। तो उसको आज की स्थिति में A1 मिल्क ऐसा नहीं कि वो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य है, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ उसमें अलग होता है, जिस पर अभी स्टडी चल रही है, उसको बोला जाता है कि A2 मिल्क से वो इन्फीरियर दूध है, लेकिन मेजोरिटी दूध जो है A1 मिल्क ही है। जानना चाहूँगी कि जैसे अपने अभी A1 और A2 कैटेगरी को आपने बताया कि क्या अंतर है इसमें, लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो इसमें ज़्यादा किस नस्ल की गायों का दूध जो इस्तेमाल किया जाता है, देसी या विदेशी? वर्तमान समय में क्या है कि जो बिहार का जो मिल्क कलेक्शन सिचुएशन है उसमें होता है क्या है कि यहाँ पे काउ मिल्क का डोमिनेटेड एरिया है। काउ मिल्क हमारे पास 95% मिल्क काउ मिल्क होता है, 5% मिल्क जो हमारा बफलो मिल्क होता है। लेकिन कुछ एरिया डिफाइन किया हुआ है, खास करके रोहतास जो जिला है वहाँ पे बफलो मिल्क डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे बफलो मिल्क ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बिहार है उसमें आपका काउ मिल्क का ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे जहन में बात आ रही है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के जहन में भी आ रही होगी शायद, हम जब जाते हैं स्टोर पर, वो उस पार्लर पे जाते हैं और जब मिल्क लेने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं कि आप क्रीमलेस दीजिएगा, आप क्रीम ज़्यादा होगा वो दीजिएगा, या फिर आप येलो मिल्क दीजिएगा। तो ये किस तरीके से स्वास्थ्य के लिहाज से, बच्चे हों, युवा हों और जो एक उम्र दराज लोग हों, उनके लिए किस तरीके से ये चुनाव किया जाए कि कौन सा दूध लेना फ़ायदेमंद है? मैडम क्या है कि अभी क्या है कि ऐसे कंडीशन में हम लोग दो तरह का दूध हमारे पास आता है, एक होता है काउ मिल्क होता है, एक बफलो मिल्क होता है। काउ मिल्क का जो फैट परसेंटेज है वो 3.2% फैट होता है, मिनिमम होना चाहिए, और 8.5% का एसएनएफ होना चाहिए, मतलब उसका टोटल सॉलिड का पार्ट होता है। प्लस बफलो मिल्क होता है 6% फैट मिनिमम होना चाहिए और 9% एसएनएफ होना चाहिए। ठीक है, अब इसी दो वेराइटी को हमने 6 वेराइटी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हमारे पास मार्केट में फुल क्रीम मिल्क करके दूध आता है। ठीक है, उसको हम गोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो बफलो मिल्क के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। जो बफलो मिल्क का स्टैंडर्ड होता है 6% फैट, 9% एसएनएफ। ठीक है, उसके दूसरा एक स्टैंडर्ड है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होता है, जो आज की स्थिति में ग्रीन पैकेट में आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 4.5% फैट और 8.5% एसएनएफ होता है। ठीक है, दो जनरली गाय का जो दूध होता है उसका 3.2 तो मिनिमम होता है और 5% तक वो रहता है, तो एक मिडिल में वो है, मतलब उसको कह सकते हैं गाय के दूध के स्टैंडर्ड के जैसा है वो। ठीक है, एक आता है काउ मिल्क करके। ठीक है, अब उसका स्टैंडर्ड होता है 3.5% फैट और 8.5% एसएनएफ होता है, जो कि आमूमन घरों में प्रेफर ये किया जाता है। हाँ, ये मैडम क्या होता है कि आज कंसेप्ट ऐसा है लोगों के मन में कि गाय हमारी माता है, हमारा जिस ढंग से उनका रहन सहन खान पीन होता है उसको एक तरह कह सकते हैं कि वो हमारे बॉडी के हिसाब से सुटेबल फील होता है, फीलिंग आता है। गाय का दूध मतलब हमारे लिए सुटेबल है, ह्यूमन मिल्क के करीब है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि गाय के दूध यदि है तो कोई भी उसमें पाउडर एडिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाय तो पाउडर मिला के दूध देती नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में यदि गाय का दूध के रूप में है, क्योंकि जो हमारे डेयरियों में भी जो गाय का दूध का, क्योंकि गाय का दूध और भैंस का दूध दोनों डेयरियों में कलेक्शन होता है, बहुत सारे डेयरियों में व्यवस्था अलग बना होता है। गाय का दूध का कलेक्शन का पॉइंट अलग होता है और बफलो मिल्क का कलेक्शन का पॉइंट अलग होता है। यदि हम गाय के दूध की पैकिंग की बात करते हैं तो वैसे स्थिति में हम लोग उस चैनल से पैक करते हैं जो हमारा बिल्कुल गाय का दूध कलेक्ट करते हैं, तो उस दूध को हम पैक करते हैं तो उसमें होता है कि वो पाउडर एडेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया गाय की बात। दूसरी बात है कि उसके नीचे आ जाता है स्मार्ट मिल्क, जिसको हम पीले कलर में डिनोट करते हैं, स्मार्ट मिल्क है
उसमें क्या है, डबल टोन मिल्क बोलते हैं उसको, ठीक है। टोन मिल्क में टोन मिल्क और डबल टोन मिल्क होता है ब्लू पैकेट में, और ये होता है पीला पैकेट में। पीला पैकेट में मतलब उसका फैट परसेंटेज कम होता है, 1.5%। गाय का दूध का एवरेज जनरली आता है 4.5%, 4% रहता है, तो उसके कंपेरेटिवली ये बहुत फैट कम हो जाता है। क्योंकि प्रेफर करते हैं जिनको हार्ट डिजीज है, तो उनको लो फैट का पीना चाहिए। हाँ, लो फैट जी, क्योंकि फैट में ही कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल उनको प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हम लोग को चाहिए कि स्मार्ट मिल्क पिए। बाकी जो जिनको फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको स्टैंडर्ड मिल्क पीना चाहिए, या जो मतलब कि जो जिम जा रहे हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको ये जो फुल क्रीम मिल्क है वो प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करना चाहिए। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं और इस विषय में नहीं मैं तो उस तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो आपने कहा कि मिलावट की बात, ऐसे अगर जनरली जब गाय का दूध लेते हैं तो इंजेक्शन की जो बात होती है, इंजेक्शन दे करके उसके बाद वो तो उसमें क्वालिटीज़ डिफ़र कर जाती है। तो जब आपकी गाड़ी मतलब जब जाती है वहाँ से मिल्क कलेक्ट करती है, तो क्या कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है? प्रिया जी, ऐसा है कि शहर में ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन हालांकि सरकार के द्वारा बैन किया हुआ है, इसका उत्पादन समझ में ऐसा नहीं आता कहाँ से आता सिस्टम में। लेकिन ये बात भी सही है कि हम अर्बन एरिया में क्या होता है कि लोगों का प्रेफर होता है गाय का दूध उनके सामने दुहा जाए, क्योंकि कोई भी एनिमल को जो मिल्किंग का जो नॉर्मल सिचुएशन होता है वो सुबह शाम की मिल्किंग होती है, ठीक है। उनका हार्मोनल सेक्रेशन उसी हिसाब से होता है। जो हार्मोन सेक्रेट होता है एनिमल में, तो उसका दूध 7 मिनट तक उनके थन में दूध आता रहता है, उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यदि वो नेचुरल सिस्टम खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और आर्टिफिशियली उनको दूध दूहना पड़ता है, मान ली किसी के हाउस होल्ड पे गए, वहाँ पे किसी आदमी को 2 लीटर दूध की ज़रूरत है, ठीक है, वह उसके पास गाय लेके गई है, वहाँ पे एक ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दे करके और फिर उनका दूध निकालता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो हार्मोन जो है उस दूध में चला जाता है, ठीक है। हम तो उस दूध को रीड नहीं कर पाते कि उसमें हार्मोनल इंजेक्शन दिया हुआ दूध है, वो हम तो दूध को फ्रेश मानते हैं क्योंकि उनके आँख के सामने दुहा गया है। तो वैसे स्थिति में वो हार्मोन जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग को नुकसान दे सकता है, इनडायरेक्टली किसी भी डिजीज के रूप में दे सकता है। रही बात की जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के सिस्टम में जो होता है, जो गांव में दूध का कलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे नेचुरल फिनोमिना मिल्क का कलेक्शन के हिसाब से उनके पास गाड़ियाँ जाती है सुबह और शाम में, ठीक है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, जो भी गाय को जो दुहा जाता है वो दूध इंस्टेंट समिति में आता है, समिति के माध्यम से डेयरी में चला जाता है। तो वहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि वो हार्मोन का इंजेक्शन दे। इनकेस यदि कोई देता भी होगा, मान लीजिए देता भी होगा, तो क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन पॉइंट पे 200 लीटर दूध होगा, वहाँ पे एक आदमी दूध 2 लीटर देता है, तो वो कंट्रीब्यूशन इतना कम होगा तो उसका नेग्लिजिबल बॉडी पे असर होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पैकेट का दूध जो भी है वो बेटर है, यदि वो उस टाइप का जो इंजेक्शन दे के देता है वो प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। आपका हार्मोनल फ्री इंजेक्शन किया हुआ दूध मिलता है, मतलब कि बिना हार्मोनल इंजेक्शन किया हुआ दूध मिलता है तो बेटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ऐसा हो तो फिर दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है मैडम। अब देखिए क्या होता है कि हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि काउ मिल्क जो सामने दुहा जाता है वो हमेशा सही होता है, बशर्ते क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का जो सिस्टम को फॉलो किया जाए। मीन्स दूध दूहने के पहले उनका अटेंसिल्स, उनके जो मिल्किंग मैन का उसका हाथ की सफाई, प्लस उसके जो टीट्स वगैरह हैं उसकी क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। यस, तभी वो सही है, तभी सही है। हम मैडम क्या होता है कि ह्यूमन मिल्क प्रेफर करते हैं बच्चों को पीने के लिए। क्या होता है, बच्चे तो टीट को डायरेक्ट मुंह में लेते हैं ना, हाँ, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, हम हाथ से छूते नहीं उसको, नहीं। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि विदाउट एनी इन्फेक्शन वो डायरेक्टली उसके कंज्यूम कर लेता है। यदि जानवर के साथ वो संभव नहीं है, उसमें तो ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा, मिनिमम होने पे वो दूध सही है, वरना फिर वो दिक्कत है। क्योंकि गाय का नेचर होता है वो नीचे बैठ जाएगी, उस पर काउडंग भी है, यूरिन भी है, तो नेचुरली क्या टीट के थ्रू उसके प्रवेश करती है। लेकिन क्या होता है, दूहने के पहले उसका फर्स्ट स्ट्रिप को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि जितना भी उसके टीट के पास जो बैक्टीरिया पड़ी हुई है वो फ्लश आउट होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये अगर हो तो ये जो अभी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जो बातें होती हैं, गैस का प्रॉब्लम, थायराइड, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है जो कॉमन अब हो गई है, जी जी। तो ये शायद ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हम सभी को रखना है कि हम जहाँ जाएं और जहाँ से मिल्क मैन से ले रहे हैं या फिर हम जो भी, और ये टेट्रा पैक की जहाँ तक बात है प्योरली प्योरीफाई है। जी जी। एक अवार्ड की बात करूँगी, 2022 में आपको कैस अवार्ड मिला, इस बारे में आप मुझे बताएं। मैडम क्या था कि इंडिया में
ISO सर्टिफिकेशन एक होता है, ठीक है ना, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी डेयरी, मैं डेयरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी डेयरी को ISO सर्टिफिकेशन मतलब कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसका एक पैरामीटर है, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने अपने डेयरी के लिए BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, जो भारत में स्टैंडर्ड बनाती है, और उसके द्वारा ISO सर्टिफिकेशन दिया गया था। हमने ISO 22000 लिया था सबसे पहले। उसके बाद फिर हमने क्वालिटी मार्क सर्टिफिकेशन जो NDDB के द्वारा दिया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो भारत में डेयरी डेवलपमेंट का कार्य करती है, ठीक है, तो उनके द्वारा भी एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। BIS जो है मैडम क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का भी काम करती है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में आप पानी के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर वही उसका क्राइटेरिया होगा जो BIS के द्वारा मानक दिया गया, उसको जो फुलफिल करेगा, उनका जो लाइसेंस लगे, वही आप पानी का प्रोडक्शन कर सकता है। वैसे ही डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क पाउडर, SMP पाउडर, मिल्की मिल्क पाउडर वही बना सकते हैं जिनके पास BIS का लाइसेंस होगा, ठीक है। अब क्या था कि भारत सरकार आज की स्थिति में देख रहे हैं कि वन नेशन वन सर्टिफिकेशन की बात कर रही है, ठीक है। हमारे पास क्या था कि ISO सर्टिफिकेशन BIS के द्वारा था, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, क्वालिटी मार्क सर्टिफिकेशन NDDB के द्वारा था। उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिसंबर 2021 में अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया में वन नेशन वन सर्टिफिकेशन के आधार पे जितनी भी भारत की एजेंसियां हैं जो सर्टिफिकेशन का काम करती है, वो सबको एक सर्टिफिकेशन किया जाए। उन्हीं के द्वारा वो कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए कैश जिसे बोलते हैं, वो स्टार्ट किया गया, और उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। वो उसमें क्या था मैडम, कैश सर्टिफिकेशन में क्या है कि प्रोसेस सर्टिफिकेशन एक है, ठीक है, और एक होता है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और प्रोसेस सर्टिफिकेशन वो दोनों को कंबाइंड रूप में कैश में है, और वो हमने अचीव किया। ओके प्रमोद जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी मिली होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप हमारे स्टूडियो में आए, इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो दर्शकों, आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए हमारे पते पर। तो इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है बिहार बिहान, DD बिहार दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा email ID है director.ddkpatna@gmail.com।